दोस्तों नमस्कार। इस देश के अंदर आईएएस अधिकारियों की बहादुरी के बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। टीएन शेषन का नाम अक्सर लोगों की जुबान पर आ जाता है, लेकिन टीएन शेषन के अलावे जो लोग बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाए, उनमें से भी कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी बहादुरी के किस्से आप सुनते होंगे। एक किस्सा तो तब सुनाई देता है, खासकर उस वाक्य का जिक्र तब होता है जब चुनाव सामने आता है, और वो पटना का वाकया है। जब पटना में डीएम गौतम गोस्वामी ने उस वक्त के उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी से समय खत्म होने के कारण उन्हें बोलने से रोक दिया था। रात्रि के 10:30 बज चुके थे और चुनाव प्रचार करने का समय बीत चुका था। ठीक इसी तरीके से संजय गांधी को सीधे सीधे डपट देने जैसी घटना को लेकर के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी एसके मिश्रा का नाम लिया जाता है। वही एसके मिश्रा जो बाद में प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पद तक पहुंचे। कई ऐसे आईएएस अधिकारियों का नाम लिया जाता है, खैरनार से लेकर के खेमका तक कई सारे अधिकारियों का नाम आपने सुना होगा। दुर्गा शक्ति नागपाल का नाम भी आपने सुना होगा। लेकिन अब इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है, एक ऐसे अधिकारी का नाम जिसने सीधे सीधे सत्ता के सहारे, कुर्सी के सहारे जो धौंस दिखाने की कोशिश होती है, उस धौंस को एक झटके में जमीन पर उतारने का काम किया। मामला पश्चिम बंगाल का है। आईएएस अधिकारी का नाम है अनुराग यादव। 2000 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तकरीबन अब 25 वर्ष पूरे कर चुके हैं और 26वां साल उनकी सर्विस का चल रहा है। उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, महत्वपूर्ण विभागों का काम देखा, चाहे वो आईटी का मामला हो, चाहे वो समाज कल्याण का मामला हो, कई सारे मसलों को वहां पर बड़ी कुशलता के साथ वो देखते रहे। इन्हीं अनुराग यादव की नियुक्ति ज्ञानेश कुमार के आयोग ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बंगाल के कूच बिहार साउथ विधानसभा सीट पर बतौर ऑब्जर्वर कर दी। ऑब्जर्वर के तौर पर जो ड्यूटी होती है, स्वाभाविक है कि जो ऑब्जर्वर होते हैं उनकी यही ड्यूटी होती है कि दिल्ली में चुनाव आयोग के साथ साथ वो सीधे संपर्क में रहे और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के जो दावे होते हैं उसे सुनिश्चित करते रहे। अपना मूल कैडर छोड़ करके आमतौर पर दूसरे राज्यों में ऑब्जर्वर बनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की तो आजकल विशेष ही चर्चा हो रही है, क्योंकि वहां लगभग 500 या शायद उससे भी ज्यादा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं आयोग ने। और ज्ञानेश कुमार जब एक वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे, उस वर्चुअल मीटिंग के दरमियान आईएएस अनुराग यादव के साथ उनकी सीधे सीधे झड़प हो गई। स्वाभाविक है कि अगर इस झड़प की परिस्थितियों को आप देखेंगे तो अनुराग यादव कहीं से कम प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई नहीं देंगे। दरअसल मामला यह है कि कुछ जरूरी जानकारी ज्ञानेश कुमार अनुराग यादव से लेना चाहते थे, उनके विधानसभा क्षेत्र में बूथों की संख्या और कुछ और मामले को लेकर। अब अक्सर लोगों के पास जुबान पर रट्टा नहीं मारा होता कि कौन सा डेटा उनके पास है। 2 4 5 मिनट या 10 मिनट लग जाता है कि एग्जैक्ट फिगर उन्हें बता सके। रट करके कोई एग्जाम देने तो जा नहीं रहा है कि एग्जाम के पहले जा करके उसे रट्टा मारना है कि फ्रांस की राजधानी कहां है और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये सारी चीजें तो रटनी नहीं है। वो डेटा देने में वो थोड़ा उनको समय लग गया, वो तत्काल दे नहीं पाए और इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव कार्य छोड़कर बड़े बुरी तरीके से डपटते हुए ज्ञानेश कुमार ने उन्हें कहा कि आप अपने होम कैडर में वापस जाइए, यहां से गेट आउट हो जाइए। ऐसी बातें सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही है, उन्होंने बेहद भद्दे लहजे में अनुराग यादव को डपटने की कोशिश की। लेकिन अनुराग यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। स्वाभाविक है कि जिसके स्वाभिमान पर चोट पड़ती है वो क्यों दबेगा, दबना भी नहीं चाहिए था। सीनियर है तो अपनी जगह, लेकिन दबना तो स्वाभाविक है कि जब काम में वो भी थोड़ी सी देरी को लेकर के यदि कुछ हो रहा है तो किसी भी व्यक्ति को किसी को डपटने का अधिकार नहीं मिल जाता। साफ साफ उन्होंने उसी लहजे में जवाब दे दिया जिस लहजे में ज्ञानेश कुमार ने बात की थी, उसी लहजे में जवाब दे दिया। और टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक खबर भी छपी है, आप देख सकते हैं। पूरी खबर छपी है कि एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी। सामने की मीटिंग हो रही होती तो पता नहीं कौन सा नजारा दिखता। सामने की मीटिंग में अगर इस तरह की बातें होती तो स्वाभिमान वाला कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। तो ये वर्चुअल मीटिंग हो रही थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हो रही थी और इसी बैठक में जब अनुराग यादव को सीधे सीधे डपटा गया, उसके बाद अनुराग यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि मैं भी 25 साल पुराना आईएएस अधिकारी हूं और 25 साल पुराने आईएएस अधिकारी से बात करने की तमीज होनी चाहिए। अब किसके पास तमीज है, किसने तमीज की कमीज को उतार करके खूंटी पर टांग दिया है, यह सवाल अपनी जगह है। लेकिन भारत जैसे देश में आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग अक्सर तमीज रूपी कमीज को उतार करके कहीं खूंटी पर टांग देते हैं। ना तो यहां किसी विधायक को किसी अधिकारी से बात करने की तमीज आमतौर पर देखी जाती है, कुछ एक अपवाद अब भी हैं जो बात करते हैं। ना तो किसी अधिकारी को, ज्यादातर अधिकारियों में देखा जा रहा है आजकल कि जनप्रतिनिधियों के साथ बात करने का कोई लहजा दिखाई देता है। और रही बात अधिकारियों के बीच आपसी संवाद की, तो ये सीनियर जूनियर से कहीं ज्यादा साफ साफ दिखाई देता है कि ये धौंस का नतीजा है, सत्ता से मिली हुई ताकत का नतीजा है। और ये ताकत का नतीजा जो ज्ञानेश कुमार दिखा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के अंदर अभी भी 27 लाख वोटर क्या अपने वोटिंग अधिकार से वंचित कर दिए जाएंगे और उनको वोट डालने से रोक दिया जाएगा, जो अभी भी एडजुडिकेशन में रखे गए हैं, उनका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ है, उनके वोटिंग राइट्स को, जिसको सुनिश्चित करना आयोग का काम होता है, वो अब तक आयोग के क्रियाकलापों से रुके हुए हैं। पता ही नहीं है कि वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को भी अब तक के रुख को देखते हुए लगता है कि शायद उनके वोटिंग अधिकार को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियों में ज्ञानेश कुमार और उनके साथ जो दो अन्य लोग बैठे हुए हैं, यानी पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन कसौटी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उस परिस्थिति में एक आईएएस अधिकारी सामने से जवाब दे रहा है, एक जूनियर अधिकारी, जो अब जूनियर नहीं बल्कि अब तो वो 25 साल पुराने हैं, एसीएस रैंक में आ चुके हैं। वो अधिकारी यदि सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं तो कुछ तो लॉजिक बनता है। माना कि ज्ञानेश कुमार के पास आचार संहिता लगने के साथ ही कई सारे अधिकार प्राप्त हो गए हैं। आखिर उन्हीं अधिकारों का उपयोग करते हुए ज्ञानेश कुमार के आयोग ने अनुराग यादव और उनके जैसे सैकड़ों अधिकारियों की नियुक्ति पश्चिम बंगाल में की है बतौर ऑब्जर्वर। यहां तक कि बंगाल की लोअर ब्यूरोक्रेसी को भी ऊपर से नीचे तक आमूल चूल बदल दिया है। यहां तक कि एडजुडिकेशन के नाम पर वोटर लिस्ट के साथ खेल चल रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक करने की मांग करते हैं, उसके बाद ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसे महिलाओं की प्राइवेसी से जोड़कर बता देते हैं। मीडिया के सामने ये काम वो करते हैं। और अब जिस प्रकार से चुनाव हो रहा है, बड़ा सवाल तो यह है कि चुनाव का नतीजा किसी के पक्ष में आए, क्या इस देश की जनता उस चुनावी नतीजे पर एतबार कर पाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि मसूरी में जो 2 सालों तक ट्रेनिंग दी जाती है, हर साल 120 से लेकर 180-90 के बीच में आईएएस अधिकारी आजकल सिलेक्ट हो रहे हैं, औसतन 125 से 125 के बीच। और जो आईएएस अधिकारी मसूरी जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, क्या वहां पर इसी तरह के लहजे को दिखाया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सीनियर बन जाए तो सीधे सीधे अपने जूनियर के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आए? अनुराग यादव का पक्ष इसलिए प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है, कम से कम जो खबरें अखबार में आई है या जो खबरें सोशल मीडिया में चल रही हैं, अलग अलग न्यूज पोर्टल्स पर चल रही हैं, उन खबरों के आधार पर यदि देखा जाए तो जिस तरह से अनुराग यादव का पक्ष है वही प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि अनुराग यादव को ऑब्जर्वर की नियुक्ति से, उनके कार्य से वहां पश्चिम बंगाल में मुक्त कर उत्तर प्रदेश वापस जाने को कह तो दिया गया है, लेकिन उसके कहने के पीछे वर्चुअल मीटिंग की झड़प मुद्दा नहीं है। अब इस तरह के जवाब हम सभी जानते हैं कि अक्सर मुद्दा कोई और बनाया जाता है। मुद्दा वो नहीं होता है जो तात्कालिक कारण होता है, दिखाने के लिए या कागज पर लिखने के लिए कुछ और मुद्दा बनाया जाता है। हालांकि कागज पर क्या लिखा गया है वो हमारे आपके सामने अब तक नहीं आया है। लेकिन अनुराग यादव ने जिस तरह से व्यवहार किया, सवाल यह है कि छोड़ दीजिए आईएएस अधिकारी की बात, छोड़ दीजिए किसी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति की बात, यहां सीधा सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति को किसी अधिकारी के साथ इस तरह से पेश आना चाहिए? यशवंत सिन्हा
कल ही हमारे साथ थे, पूर्व वित्त मंत्री, वो भी आईएएस अधिकारी रहे हैं। उनकी एक किताब है, सबको पढ़नी चाहिए, रिलेंटलेस। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया है महामाया प्रसाद सिन्हा के मुख्यमंत्रित्व काल का, जब वो बिहार में मुख्यमंत्री थे। और उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दरमियान आज की का जो झारखंड है, उस इलाके के एक बड़े जिले के डीएम हुआ करते थे यशवंत सिन्हा। आजकल तो राज्य बनने के बाद डीसी कहा जाता है झारखंड में, उस वक्त डीएम ही कहते थे। और उस वक्त सीपीआई कोटे से जो एक मंत्री थे, उन मंत्री के व्यवहार से यशवंत सिन्हा को बड़ी तकलीफ हुई थी और उन्होंने सीधे सीधे उन मंत्री और मुख्यमंत्री के मुंह पर जवाब दे दिया था कि इस तरह के व्यवहार का मैं आदी नहीं हूं और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी बोलने का और कम से कम आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करने का अधिकार है। मुद्दा दरअसल यह है कि अनुराग यादव के साथ जो व्यवहार किया गया, क्या उस व्यवहार को अनुराग यादव डिजर्व करते हैं? अगर पोलिंग बूथ का नंबर, जो कारण बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट नंबर कितना है, 125 है, 126 है, 132 है या 148 है, जो भी नंबर हो, वो नंबर वो तत्काल नहीं बता पाए, तो ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि ज्ञानेश कुमार कथित तौर पर किसी अधिकारी के साथ वहां पर बदसलूकी करते हुए नजर आए। पश्चिम बंगाल को लेकर चुनाव आयोग वैसे ही सवालों के घेरे में है। और वैसे आजकल देखें तो बदजुबानी, बदसलूकी ये एक सार्वजनिक प्रथा बनती जा रही है। और क्या नेता, क्या अधिकारी, सबकी जुबान इसी तरह बनती जा रही है। हम सब ने देखा है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री ने एक मुख्यमंत्री के डीएनए को खराब कर दिया था, डीएनए पर सवाल उठा दिया था। हम सब ने देखा है कि अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, एक मुख्यमंत्री, एक वकील जो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके नाम को डिस्टॉर्ट करते, एक तो उन्हें अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और उन्हें पेड़ा, उनके नाम का सरनेम खेड़ा है, उनको पेड़ा बनाने की बात कर रहे हैं। हम सब ने देखा है और यह भी देख रहे हैं कि असम की पुलिस मौजूदा दौर में किसके अधीन है? ज्ञानेश कुमार के अधीन है। लेकिन पवन खेड़ा के घर पर दिल्ली कैसे पहुंच गई थी? क्या वो आदेश ज्ञानेश कुमार ने दिया था? सबसे पहले तो स्पष्टीकरण इस पर आना चाहिए कि फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव है, वहां के पूरे प्रशासनिक और पुलिस तंत्र पर ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग का कब्जा है। फिर किस अधिकार से पवन खेड़ा के घर पर असम की पुलिस, चुनावी राज्य की पुलिस पहुंच गई थी, दिल्ली पहुंच गई थी उनके घर पर? हेमंता बिस्व शर्मा कम से कम अभी इस तरह का आदेश अपनी पुलिस को देने की स्थिति में संवैधानिक तौर पर तो नहीं है। लिहाजा इस काम के लिए हेमंता बिस्व शर्मा को दोष दिया जाए, कम से कम यह उचित जान नहीं पड़ता। तो एक तरफ से आयोग की गतिविधियां खुद ही सवालों के घेरे में है। वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी कई कई बार एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, हाइड्रोजन बॉम्ब तक की बात करते रहे, यहां तक कहते रहे कि कर्नाटक की एक महादेवपुरा विधानसभा सीट हो या महाराष्ट्र के एक ही बूथ पर, एक ही घर में कई 100 वोटर पाए जाने का मामला हो, कई सारे ऐसे मामले लेकर के वो सामने आए। लेकिन इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर देने वाला आयोग, भला एक ऐसे अधिकारी की जिसकी नियुक्ति खुद ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग ने की है, क्या उसके आत्मसम्मान की रक्षा करना खुद ज्ञानेश कुमार का काम नहीं था? मुझे याद है 2005 में जब बिहार का चुनाव हो रहा था, तब लोग स्कूल वाले स्टूडेंट थे, एक अधिकारी, एक रिटायर्ड अधिकारी को बिहार के में ऑब्जर्वर बनाकर उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त बीबी टंडन ने भेजा था। बीबी टंडन ने केजे राव को, जो एक रिटायर्ड पीसीएस अधिकारी थे आंध्र प्रदेश के, उन्हें बिहार भेजा था। और जिस तरह से केजे राव के पीछे पूरी ताकत बीबी टंडन ने लगाई, पूरे चुनाव आयोग ने लगाई, उनके आत्मसम्मान की रक्षा से लेकर उनकी सुरक्षा तक, वो काबिले तारीफ था। हर बड़े अफसर को अपने छोटे अफसर के साथ कम से कम जो ड्यूटी ले रहे हैं, उस ड्यूटी के मामले में खड़े होना चाहिए। लेकिन पश्चिम बंगाल में उल्टा हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो ऑब्जर्वर भेजे गए, अगर उन्हें 2, 4, 5 मिनट की देरी हो गई कोई डेटा देने में, तो फिर उनके साथ बदसलूकी की खबरें अखबारों में छपने लगी। उस अधिकारी को वापस उसके मूल कैडर में भेज दिया गया। आखिर ये क्या चल रहा है?
एक बड़ा सवाल इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरीज पर भी उठता है, जो इस देश में पॉलिटी पढ़े हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोक प्रशासन के छात्र हैं। उन्हें यह पता होगा कि भारत में एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है। सिविल सर्विसेज बोर्ड मूलतः आईएएस अधिकारियों का एक संगठन है और उस सिविल सर्विसेज बोर्ड के चेयरमैन देश के कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, भारत के कैबिनेट सचिव। सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनके पास कोई आईएएस अधिकारी अपनी समस्या लेकर सीधे जा सकता है कि उसे किस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, कौन व्यक्ति उसके साथ बदसलूकी कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कहां काम करना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। हर तरह की समस्या लेकर वो सीधे उनके पास जा सकते हैं। क्या भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी की यह मौजूदा दौर में जिम्मेदारी नहीं है कि वो जिस संस्था के अध्यक्ष हैं उस संस्था का एक सदस्य अनुराग यादव कहीं ना कहीं प्रताड़ित हुआ है? क्या यह जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है? और क्या इस पर उन्होंने ज्ञानेश कुमार से कुछ पूछा है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विसेज बोर्ड की संस्था के अंतर्गत कम से कम ज्ञानेश कुमार अब नहीं आते हैं। जब बतौर आईएएस अधिकारी वो सीधे सीधे सर्विस में थे, यानी सीधे सीधे कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन किसी पद पर थे, तब तो आते थे। 60 साल में लोग रिटायर हो जाते हैं और चुनाव आयोग में तो 65 साल तक पद पर रहते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं। ज्ञानेश कुमार अब उस फेज में है, लिहाजा वो उसका हिस्सा अब नहीं है कि उनके आत्मरक्षा की और आत्मसम्मान की बात के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी लड़े। लेकिन इस देश के कैबिनेट सेक्रेटरी को कम से कम आज की तारीख में अनुराग यादव के मुद्दे पर सीधे सीधे स्पष्टीकरण तो मांगना चाहिए, जो अब तक मैंने कहीं किसी अखबार में, कहीं किसी न्यूज पोर्टल पर नहीं पढ़ा है कि भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी ने आईएएस अनुराग यादव के साथ जो व्यवहार हुआ है उस व्यवहार के ऊपर किसी भी तरह का कोई स्पष्टीकरण ज्ञानेश कुमार से मांगा हो। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि इस देश के अंदर क्या सत्ता के ऊपर सिस्टम इतना हावी हो गया है कि जिनके सहारे सिस्टम चलता है, जिन आईएएस अधिकारियों के सहारे सिस्टम चलता है, उन अधिकारियों के हितों की रक्षा भी आज के दौर में बेमानी हो चली है। उनकी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है। यह एक बड़ा सवाल है। मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो कुछ देखकर और भी बड़ा दुख हुआ कि कुछ लोग ज्ञानेश कुमार को के साथ जो झड़प हुई है अनुराग यादव की, आईएएस अनुराग यादव की, उसमें अनुराग यादव के सरनेम को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। अनुराग यादव का जो सरनेम है, क्या उस अधिकार पर बतौर आईएएस अधिकारी उनकी भूमिका कम हो जाती है? अनुराग यादव का जो उपनाम है, क्या उस आधार पर उनके साथ किसी को भेदभाव की छूट मिल जाती है? ये अपने आप में और भी गंभीर सवाल है, क्योंकि हमें सबसे पहले एक स्वस्थ लोकतंत्र में कम से कम जो लोग ड्यूटी पर हैं, जो लोग इस देश के संवैधानिक सिस्टम के अंतर्गत कोई ना कोई काम इस देश का सिस्टम उनसे ले रहा है, उनके मामले में तो जातीय बातें करनी बंद करनी चाहिए। जाति की राजनीति होती है, समाज का एक स्वरूप है। जातीय समीकरण देखकर विधायक, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो लोग अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, क्या उनके सरनेम के आधार पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना उचित है? ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि इस देश को एक नहीं बल्कि सैकड़ों अनुराग यादव जैसे आईएएस अधिकारियों की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।